Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट आउट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 7th और दिस इज़ द हिस्ट्री चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और जो बुक रेफर कर रहे हैं दैट इज़ योर एनसीईआरटी. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं दैट इज़ योर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. ठीक है, वन सेकेंड लेट मी स्क्रॉल डाउन. Right. So many new dynasties emerged after the 7th century. अब बहुत सारी अलग अलग और बहुत सी नई डायनेस्टीज़ थी वो 7th सेंचुरी के बाद आगे बढ़ने लगी, वो इमर्ज होने लगी. अब डायनेस्टी क्या होता है इस टर्म को समझते हैं. तो जैसे कि एक कोई रूलर है, ठीक है, उस रूलर की जो सीरीज़ चलती जाती है, मतलब कि अ सीरीज ऑफ रूलर जो कि एक ही पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड फादर वहाँ के रूलर थे, देन उनका बेटा रूलर बना, देन फर्दर वही चीज़ कंटिन्यू होती गई आगे कई सारी जनरेशन्स तक. तो ये एक होता है एक सीरीज ऑफ रूलर्स जिसमें कि जो लोग होते हैं वो सेम फैमिली से होते हैं और वो सेम फैमिलीज़ के रूलर्स आगे बनते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेस्टीज़. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप नीचे शो कर रखा है हम लोग को यहाँ पे, सो ये मैप हम लोग को डिफाइन करता है जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ थी. ठीक है, मतलब कौन कौन से एरियाज थे, कौन कौन से प्लेसेस थे, कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स जहाँ पे जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थी. ये पूरा जो मैप यहाँ पे शो हो रखा है सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में और रूलिंग डायनेस्टीज़ के, ये 7th से 12th सेंचुरी तक का है. ठीक है, तो इस मैप को हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं. सो या तो यहाँ पे कई सारी एरियाज़ हैं, ये इंद्रप्रस्थ, कन्नौज और गुजारा, पठीराज, परामराज. ठीक है, तो कई सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे. तो इन सारे रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेसेस में जो भी डायनेस्टीज़ वगैरह थी, ये पूरी मेजर डायनेस्टीज रूलिंग डायनेस्टीज़ को शो करते हैं फ्रॉम 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक. तो ये जितने मैप में जो भी चीज़ें लोकेटेड है, ये 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक के बीच के प्लेसेस लोकेटेड है, सब कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड हैं जहाँ पे जो रूलिंग डायनेस्टीज़ वगैरह थी, जो भी डायनेस्टीज थी वो रूल करती थी, उनका काफ़ी इम्पैक्ट था. ठीक है, ओके. आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. जो नई नई डायनेस्टीज़ हैं वो कैसे इमर्ज होती हैं, मतलब कैसे बनती हैं. ठीक है, by the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. अब 7th century तक काफ़ी बड़ी बड़ी लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि जो ज़मीन वगैरह के जो मालिक होते हैं, ठीक है, वॉरियर्स और वॉरियर चीफ्स, तो अलग अलग रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट जो था उसके अलग अलग रीजन्स में 7th सेंचुरी तक काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड्स, काफ़ी सारे वॉरियर चीफ्स, ये सारे लोग काफ़ी प्रेजेंट थे. So existing kings often acknowledge them as his subordinates or samantas. तो जो किंग्स होते हैं, जो वहाँ पे एक्चुअली जिस भी सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही, कोई भी रिस्पेक्टिव सब कॉन्टिनेंट के जो भी रूलर थे, जो भी किंग थे, तो वो जो भी यहाँ पे लैंड लॉर्ड वॉरियर चीफ्स वगैरह थे, उन सबको सबऑर्डिनेट्स या फिर समानताज के फॉर्म में एक्नॉलेज करते थे. ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवर लॉर्ड्स. अब उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने किंग्स और जो उनके ओवर लॉर्ड्स हैं उन सब के लिए वो गिफ्ट्स वगैरह लाते थे. ठीक है, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, इन उनके कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था, एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और उनको मिलिट्री सपोर्ट के साथ प्रोवाइड करा जाता था. तो मतलब कि जो भी पीपल थे, ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि मतलब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आएंगे किंग्स वगैरह के लिए. ठीक है, उन किंग्स के कोर्ट्स में प्रेजेंट रहेंगी और किंग्स को मिलिट्री सपोर्ट्स वगैरह चीज़ों से इन सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे. एज समानताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ. वन सेकेंड. एज समानताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासमानता. अब जैसे कि जो समानताज थे, उन्होंने जैसे जैसे उनको पावर मिलती गई, जैसे जैसे उनके पास वेल्थ इकट्ठा होती गई, जैसे जैसे उनको पावर बढ़ती गई, तो उन्होंने फिर खुद को महासमानता या फिर महामंडलेश्वर के नाम से खुद को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और द रीजन, मतलब कि उस रीजन के, उस एरिया के या उस सर्कल के सबसे बड़े लॉर्ड होंगे, उनको बोला जाता है महामंडलेश्वर.
तो जो भी समानता से उन सब लोगों ने काफ़ी पावर, काफ़ी वेल्थ वगैरह इकट्ठा कर करके खुद को एज द महामंडलेश्वर को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई। समटाइम्स दे asserted their independence from their overlords, ठीक है। One such instance was that of the Rakshtrakutas in the Deccan। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस है, मतलब एक इंसिडेंट है छोटा सा, जो कि है राष्ट्रकूटास में, जो कि डेक्कन में है, ठीक है। इनिशियली दे वर सब ऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। अब ये जो चालुक्यास जो कि कर्नाटका के थे, उन सब लोगों से कोऑर्डिनेटेड थे, ठीक है। इन द मिड 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के बीच में Dantidurga, our Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm। अब एक यहाँ पे 8th सेंचुरी के बीच में, 8th सेंचुरी के बीच में एक थे दंती दुर्गा। ये क्या थे? एक राष्ट्रकूटा चीफ थे जिन्होंने कि जो चालुक्य था उनको ओवरथ्रो किया था, चालुक्य ओवरलॉर्ड पे। और उन्होंने एक रिचुअल एक मतलब रीति रिवाज था, उसको परफॉर्म किया था, जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, जिसको एक्चुअली द गोल्डन वर्म बोला जाता है। अब ये रिचुअल क्यों परफॉर्म किया था, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे रिचुअल जो परफॉर्म किया गया था, ये जो ब्रह्मानास थे उनकी हेल्प से परफॉर्म किए जाते थे ये रिचुअल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज क्षत्रिय इवन इफ इट इज़ नॉट वन बाय बोथ। तो इसका मतलब ये था कि जब भी रिचुअल परफॉर्म होता था ब्रह्मानास के हेल्प से, तो इसमें ऐसा सोचा जाता था कि ये वापस से रीबर्थ, मतलब कि वापस से किसी का जन्म होना, और इसके जो सैक्रिफाइसर वगैरह थे, जैसे कि जो क्षत्रिय वगैरह लोग थे, तो उनका रीबर्थ होने के लिए ये थॉट एक्चुअली मन में होता था कि उनका रीबर्थ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उनका जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके सिवा भी उनका वापस से रीबर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके के थॉट्स थे इस रिस्पेक्टिव हिरण्यगर्भा, ये जो रिस्पेक्टिव रिचुअल था, इस रिचुअल के लिए ये सारे थॉट्स थे। सो उसी सेम मैनर में ये जब भी जो रिचुअल था इसको जो परफॉर्म करवाया जाता था ब्रह्मानास के हेल्प से, तो उसमें ये सोचा जाता था कि जिन भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जैसे कि क्षत्रिय वगैरह, तो उनका वापस से रीबर्थ हो जाएगा। तो ये सारे थॉट्स के साथ ये सारी चीज़ें कराई जाती थी। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। अब और दूसरे जो केसेस थे, उसमें जो मेन थे जो कि फैमिलीज़ वगैरह के कई सारे लोग ऐसे थे जो कि मिलिट्री स्किल्स जिनको आती थी, वो अपने मिलिट्री स्किल्स वगैरह को यूज़ करके किंगडम्स को प्रोटेक्ट करते थे। फॉर इंस्टेंस द कादम्बा मयूर, वन सेकेंड मैं हाईलाइटर यहाँ पर लेती हूँ, राइट। So for instance, the Kadamba and Mayursharman and the Gujar Pratihara, यहाँ पे जो ब्रह्मानास थे उन्होंने who gave up their traditional professions and took to arms successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कादम्बा में मयूर शर्मन और गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्र, और ये जो थे ये दोनों पीपल ब्रह्मानास थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके जो भी ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे, जो भी फॉलो हो रहे थे ट्रेडिशनल, उन ट्रेडिशंस को फॉलो मतलब छोड़ करके उन्होंने यहाँ पे आर्मी वगैरह और मिलिट्री स्किल्स वगैरह को पूरा इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और उन्होंने अपने जो भी यहाँ पे किंगडम्स वगैरह थे उनको कर्नाटका और राजस्थान में काफ़ी अच्छे से पूरा सक्सेसफुली उनको इस्टेब्लिश किया था इन जो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस वगैरह थे और जो भी किंगडम्स थे उनको, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल्स थे कि जो दूसरे और लोग थे पीपल फैमिली के, वो कोई मिलिट्री स्किल्स वगैरह में था। तो और जैसे कि हम एग्जांपल पढ़ा कि यहाँ पे जो ब्रह्मानास थे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ करके किंगडम्स वगैरह को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया था कर्नाटका राजस्थान वगैरह में, ठीक है। वन सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब किंगडम्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ऐसा चीज़ें कैसे होती है ये समझिए नहीं। Many of these were new kings adopted high sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Tribhuvan, Chakravartin and so on। अब यहाँ पे जो भी नए किंग्स वगैरह थे उनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता था, उन लोगों ने कई अलग अलग नाम, अलग अलग टाइटल अडॉप्ट कर लिए थे
जैसे कि महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन, चक्रवर्ती। तो इस तरीके से अलग अलग जो नाम थे वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, तो नाम को यूज़ करने लगे थे। ठीक है, तो अब ये जैसे जो टर्म था महाराजा, अधिराजा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलोड ऑफ किंग्स, मतलब कि एक बहुत बड़ा राजा जिसके साथ बहुत सारे और किंग्स हों। ठीक है, और ये जो त्रिभुवन और चक्रवर्ती, इसका जो रिस्पेक्टिव मीन था लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड्स का जो भी लॉर्ड, जो भगवान होते हैं तीन वर्ल्ड्स का, उनका नाम था ये त्रिभुवन चक्रवर्ती। सो इस तरीके से जो भी नए किंग्स वगैरह थे उन्होंने इस तरीके के अलग अलग नाम, हाई साउंडिंग टाइटल्स उन्होंने रखना, अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। However, in spite of such claims, they often shared power with their Samantas as well as with association of peasants. अब इन सारी चीज़ों को जो क्लेम करते थे, उसके सिवा उनकी जो पावर थी, जो भी उनकी ताकत थी, वो अपनी पावर, वो अपनी पावर को समानतास के साथ शेयर करते थे, और जो पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणास, इन सब के साथ भी उनकी जो पावर वगैरह थी उसको पूरा शेयर करते थे। ठीक है, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब ये जो 3 स्टेट्स वगैरह यहाँ पे 3 थी, वहाँ पे जो रिसोर्स वगैरह थे वो प्रोड्यूसर्स के वजह से ही ऑब्टेन हो पाते थे। जो भी रिसोर्सेज ऑब्टेन होते थे वो प्रोड्यूसर्स ही की वजह से हो पाते थे। जैसे कि जो पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे, ठीक है, हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूसर्स। मतलब कि जो भी यहाँ पे पीजेंट्स थे, जो भी कैटल कीपर्स, जो भी आर्टिसंस वगैरह थे, उनके पास एक ही इतना होता था कि आपको इतना पार्ट सबमिट करना ही है जितना भी आप प्रोड्यूस करो। जैसे कि मान लीजिए आपने मतलब ऐसा था कि आप अगर मान लीजिए आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका आपको 50% या 40% तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना ही है। ठीक है, उसके सिवा वो कंपलसरी था उनके लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करना। जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे और जितने भी कैटल कीपर्स थे, जो आर्टिसंस वगैरह थे, सबके लिए कंपलसरी था एक्चुअली। ठीक है, तो समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who assisted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. कई बार ऐसा होता था कि वो क्लेम करते थे कि जो रेंट, जो हमारे जो भी लॉर्ड है जिन्होंने हमको ये लैंड वगैरह ओन करने के लिए दिया है, ठीक है, उनको भी ये लोग रेंट पे करते थे। ठीक है, तो उस रेंट को भी क्लेम करा जाता था। तो ये जो रेवेन्यू वगैरह है, जो मनी है, उसको ट्रेडर्स से भी कलेक्ट करते थे। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं गुड्स वगैरह की लोडिंग अनलोडिंग के साथ। ठीक है, ग्रेट। For 400 taxes, the inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. अब चोलास के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, जो कि जिन्होंने तमिलनाडु में रूल वगैरह किया, ठीक है, वहाँ उसमें मतलब 400 से ज़्यादा टर्म्स थे जो कि अलग अलग काइंड्स ऑफ टैक्सेस के थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी, taken not in cash but in the form of forced labor and kadamai or land revenue. अब ये जो यहाँ पे more than 400 प्लस टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स में ये चीज़ एक टर्म था, इसको बोलते थे वित्ती। ठीक है, इस पर्टिकुलर टैक्स को मेंशन किया जाता था, कई जगह ऐसा देखा है वित्ती। तो मतलब इसका ये होता था कि इसको कैश में नहीं लिया जाता था, या तो फोर्स लेबर फॉर्म में लिया जाता था, या कदमई या फिर लैंड रेवेन्यू। तो इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में इस पर्टिकुलर टैक्स को लिया जाता था। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession to family property, etc. अब वहाँ पे और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि अगर हाउस में कुछ करवाना है तो उसके लिए, लैडर भी यूज़ करनी है अगर क्लाइंब करनी तो उसका टैक्स। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे। So these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. तो ये सब जो resources थे जो कलेक्ट किए जाते थे, तो इन सबको कलेक्ट करके जो किंग के establishment के लिए यूज़ करे जाते थे। ठीक है,
और जो भी टेम्पल्स वगैरह फोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता था उन सारी चीज़ों के लिए किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, वो लड़ाइयाँ वगैरह भी लड़ते थे, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो अब वो लोग जो भी लड़ाई जो वॉर्स वगैरह होते थे उसमें फ़ाइट करते थे, जिसकी वजह से कई बार तो जो भी वेल्थ वगैरह थी वो सारी वेल्थ वगैरह एक्विजिशन होने की वजह से, जाने की वजह से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जनरली होती रहती थी। So the functionaries of for collecting revenue were generally recruited from influential families. तो ये जो फंक्शनरीज जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने की, तो वो सब के सब जनरली जो थी वो जो भी फैमिलीज थी और जो पोजीशंस वगैरह थी, टॉप की जो पोजीशंस वगैरह थी, उन सारी जगहों से ये सारी चीज़ें ली जाती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ये चीज़ जो थी ये आर्मी के बारे में भी सही थी। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। और ये सही था कि जो आर्मी यहाँ पे थी और उसके सिवा कई बार ऐसा होता था कि जो काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो किंग की है जो पोजीशन है, जो किंग की पोजीशन है वो किंग की पोजीशन को एक्चुअली यहाँ पर मतलब ले लेते हैं जो पोजीशंस थी उन, ठीक है। सो ग्रेट। सो अब इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें एक्चुअली चल रही थी, जैसे कि जो डायनेस्टीज़ थी, डायनेस्टीज़ कितने टाइप की थी और यहाँ पे 7th सेंचुरी के बाद डायनेस्टीज़ कैसे चेंज हुई, कौन कौन सी, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं यहाँ पे, राइट। अब जो न्यू डायनेस्टीज़ थी उन सब का इमर्जेंस कैसे हुआ, वो सारी की सारी डायनेस्टीज़ कैसे बनी, क्या नेम्स यूज़ होते थे उनको बुलाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। फर्दर उसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन द किंगडम्स को जाना था, कि जैसे कि कई सारे जो किंग्स वगैरह हैं वो अलग अलग तरीके के नेम्स वगैरह अडॉप्ट कर लेते थे, तो उन रिस्पेक्टिव चीज़ों से रिलेटेड क्या चीज़ें होती थी और कैसे होती थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 400 टैक्सेस वाली एक छोटा सा और इनसाइट्स पढ़ा था एक्चुअली राइट अवे, कि 400 टर्म्स जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस के लिए यूज़ होते थे, तो रादर देन उसी में से कई सारे टैक्स थे, एक टैक्स का वर्ड था दैट इज़ वेटी, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट था, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते थे, ठीक है। ग्रेट। तो यहाँ पे जो प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, इनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है, और इसका वीडियो नंबर 1 दैट इज़ लेक्चर नंबर 1 आज पढ़ा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको मेक श्योर करने पड़ेंगे कि अब आप इन सारे पॉइंट्स को एक प्रॉपर प्लेस में नोट डाउन करें, क्योंकि आप यहाँ से चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ से क्लास 7th की मेन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। 1 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी इंफॉर्मेशन थी, बट मेन हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इससे स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज़ के नेम्स आएंगे, अलग अलग एरियाज़ के नेम्स आएंगे, लोग को जो पुराने किंग्स वगैरह थे वो किस तरीके के नेम्स यूज़ करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में अब आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में जानने को मिलेगा। कौन कौन से एरिया से कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, किस डायनेस्टी के बिटवीन में क्या हुआ, क्या चीज़ें वो सब हुई, तो वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब आपको अब यहाँ से क्लास 7 की हिस्ट्री से फर्दर जानने को मिलेंगी। तो इसलिए जब भी अब आप आगे इन सारी चीज़ों को पढ़ें, मेक श्योर करें कि अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन रख के बैठें, तो उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप एट अ टाइम नोट डाउन करते जाओगे, तो फर्दर आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगी इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को रिवाइज करने में एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। सो ग्रेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप उनको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।